छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग की सभी 19 विधानसभा सीटों पर घोषणा पत्र के पहले ही भाजपा कांग्रेस टक्कर की स्थिति में है। ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर भाजपा और 6 सीटों पर टक्कर की स्थिति दिखाई दे रही है। ये एक चुनावी विश्लेषण है जो लोग जा रहे हैं। हमारी टीमें जो हैं इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए आप तीनों राज्यों में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और यहाँ से जितने इनपुट्स मिलते हैं उसमें खास तौर पर आप उम्मीदवारों का आकलन करें और आप ज़मीन पर लोगों से जाकर बात करें तो इसका अंदाज़ा मिल जाता है। मैं भी जितनी चुनावी यात्राओं पर गया उनसे लौटने के बाद में बहुत एक स्पष्ट स्थिति दिखाई पड़ती थी कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी नतीजे जो हैं वो दिलचस्प मोड़ ले लेते हैं, कई बार कहा नहीं जा सकता कुछ भी। यहाँ की बात करें छत्तीसगढ़ की तो कहीं प्रत्याशी की लोग पूजा कर रहे हैं तो कहीं प्रचार करने निकले नेताजी को मुंह की खानी पड़ रही है, कहीं सीधे कांग्रेस के पंजे की पकड़ मजबूत होती दिख रही है तो कहीं कमल के फूल की रंगत बढ़ रही है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ प्रत्याशियों के चयन की वजह से वोटर कन्फ्यूज़ हैं। कहाँ चल रही किसकी हवा, कौन से नेता हो गए बागी, जातीय समीकरणों का गणित और सबसे अहम क्या रहा पिछले चुनाव का ट्रेंड, इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। रायपुर के सियासी हालात क्या हैं। रायपुर दक्षिण से मौजूदा विधायक भाजपा के बृजमोहन है। कांग्रेस ने रायपुर के दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास को प्रत्याशी बनाया है। महंत जब प्रचार में निकल रहे हैं तो लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, आरती की थाली लेकर इनका स्वागत हो रहा है। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि महंत को मिल रहा है ये सम्मान, और ये जो सम्मान मिल रहा है वो वोट में तब्दील हो जाएगा। दूसरी तरफ दक्षिण के मैदान में 35 साल से विधायक बनते आ रहे बृजमोहन अग्रवाल भाजपा की ओर से खड़े हुए हैं। उनके प्रचार में लोगों की भीड़ भी दिख रही है। यहाँ चुनाव रोचक होता जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में हवा का रुख भाजपा की ओर ऐसे में दिखाई पड़ता है। रायपुर दक्षिण में भाजपा प्रत्याशी का विरोध नहीं है, मगर कांग्रेस में महंत रामसुंदर दास को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूटा। यहाँ से प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, एजाज देबर, सन्नी अग्रवाल, कई ऐसे नाम थे जो दावेदार थे। कन्हैया अग्रवाल समर्थकों के साथ विरोध में कांग्रेस भवन पहुंच गए थे। वहीं एजाज के समर्थकों ने आत्मदाह की कोशिश तक की। चर्चा थी कि सन्नी अग्रवाल को काफी पहले से आश्वस्त किया गया था मगर टिकट काट दिया गया। रायपुर दक्षिण में मुस्लिम, सिंधी, कुर्मी, तेली, ब्राह्मण, बनिया हर वर्ग का वोटर मौजूद है। दक्षिण के चुनाव में कोई जातीय समीकरण पिछले कई सालों से काम आता नहीं दिखा। यहाँ मुस्लिम वोटर अधिक हैं, भाजपा का गढ़ है। फिर भी वोट बांटने के लिए 29 अक्टूबर तक की स्थिति में 10 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। 2008 में ये सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले रायपुर शहर और ग्रामीण 2 सीटें ही हुआ करती थी। इस सीट पर ट्रेंड ऐसे समझिए कि 1990, 1993, 98, 2003, 2008, 2013 और 2018 लगातार चुनाव भाजपा ने जीता है। यहाँ के चुनावी मुद्दों में रायपुर दक्षिण में सड़कों के गड्ढे, तालाबों का सही रखरखाव न होना, वाटर सप्लाई, इलाके में ट्रैफिक से बचने, बाईपास रोड, कम्युनिटी हॉल की कम संख्या, अवैध कब्जे, बढ़ती आपराधिक घटनाएं। अब रायपुर पश्चिम की बात करें तो रायपुर पश्चिम में मौजूदा विधायक विकास उपाध्याय हैं। इस पूरे इलाके में हमने देखा है कि यहाँ चर्चा नेताओं के तेवर की होती है। यहाँ चुनाव प्रचार में भी विकास उपाध्याय के सौम्य और मूढ़त की गर्म मिजाजी को मुद्दा बनाया जा रहा है। विकास ठेलों पर लोगों के साथ समोसे खा रहे हैं, मूढ़त सीधे सामाजिक प्रमुखों के चरण स्पर्श कर रहे हैं। मूढ़त यहाँ लोगों के बीच जाकर कह चुके हैं कि सरकार बनी तो आरटीओ बैरियर बंद करवाऊंगा। इस इलाके में रहने वाले ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक बड़ा ऐलान है। दूसरी तरफ विकास उपाध्याय कोविड काल में की गई सेवा कार्यों और हर वर्ग के लिए तैयार करवाए गए सामुदायिक भवनों को अहम उपलब्धि बता रहे हैं। रायपुर पश्चिम में हवा किसकी ओर है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अगर माहौल देखें तो भाजपा की तरफ इन पॉइंट्स को देखने के बाद दिखता है। फिर भी देखिए जनता का मन में क्या चल रहा है वो बहुत छोटे सैंपल साइज से या कुछ लोगों से मिलने से पता नहीं लगता है। और मूढ़त कई ऐलान भी कर रहे हैं तो ये भी वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं और वो इसमें जुटे हुए हैं। बीजेपी के कुछ गुटों में नाराजगी है। कुछ नेता इस बार खुद को रायपुर पश्चिम से भाजपा का प्रत्याशी बनाना चाहते थे, काम नहीं बना तो अब मूढ़त की रैलियों से कटे कटे नजर आते हैं। कांग्रेस में विरोध के खासे हालात नहीं है। विकास उपाध्याय ने क्योंकि कोई बड़ा काम क्षेत्र में नहीं करवाया इसलिए लोग जरा खफा हैं। मूढ़त का तल्ख अंदाज लोगों को रास नहीं आता है। तो दोनों में कमियां होती हैं, खूबियां होती हैं। हाँ, अब अगर थोड़ा जातिगत समीकरण की बात करें तो रायपुर पश्चिम इलाके में साहू समाज का दबदबा है और बिना इस वर्ग को सादे पश्चिम की सीट जीतना मुमकिन नहीं होता है। रायपुर पश्चिम में साल 2003, 2008, 2013 भाजपा को जीत मिली, इसलिए भी एक माहौल ऐसा बनता है। मूढ़त विधायक बनते रहे, सरकार में मंत्री रहे। साल 2018 में कांग्रेस के विकास उपाध्याय ने 12,212 वोटों से चुनाव जीता था। यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात करें तो बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा, साइंस कॉलेज चौपाटी निर्माण, पट्टे की मांग, वृद्धा पेंशन यूजर चार्ज में कमी, गुड़ियारी इलाके में नशीली चीज़ों का अवैध कारोबार, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे इसको रोकने की बात भी उठती है। निगम के ठेकों में गड़बड़ी, ऐसे भी मुद्दे शामिल हैं।
अब रायपुर उत्तर की बात करते हैं। यहां से कांग्रेस ने कुलदीप जुनेजा को ही टिकट दिया है, मगर इतनी देर से कि वोटर मान चुका था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। भाजपा ने बिल्कुल नए पुरंदर मिश्रा को प्रत्याशी बनाया, जो बीजेपी के वोटर और नेता दोनों के लिए अप्रत्याशित रहा। कुलदीप जुनेजा और पुरंदर मिश्रा दोनों को लेकर वोटर पूरी तरह से एक्साइटेड नहीं है। कुलदीप जुनेजा हाल ही में मॉर्निंग वॉक पर निकले तो एक युवक ने आप नहीं जीतोगे कह दिया, वीडियो वायरल हो गया। पुरंदर मिश्रा को भी समाजों में एक दो जगह से विनम्रता पूर्वक लौट जाने के लिए कह दिया गया। क्या है हवा का रुख? रायपुर उत्तर में टक्कर किस तरह की है? तो कांटे की दिखाई पड़ती है जब ऐसी स्थिति हो वोटर की। तो वोटर वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों दलों को आंक रहा है, और यहाँ पर फिर बड़े चेहरे या सरकार किसकी आएगी उसको लेकर क्या सोच है जनता की, वो ज़्यादा काम आती है। विरोध किस चीज़ का? भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों को अपने नेताओं और कुछ जाति समुदायों का विरोध झेलना पड़ रहा है। मिश्रा को पाटीदार समाज ने गरबा कार्यक्रम में जाने नहीं दिया। पुरंदर के खिलाफ भाजपा की महिला नेता सावित्री जगत ने चुनाव लड़ने की धमकी दी है। कुलदीप जुनेजा को टिकट मिलने पर सिंधी समुदाय से कुछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्षद अजीत कुकरेजा टिकट न मिलने से खफा है। सिंधी समाज उनके लिए 11-11 रुपए इकट्ठा कर रहा है ताकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकें। जातीय समीकरण क्या है यहाँ के? रायपुर उत्तर में ओडिया, सिख, सिंधी, गुजराती, ब्राह्मण, बनिया, साहू जैसे वर्गों के अधिक मतदाता हैं। यहाँ अधिक प्रभाव व्यापारी वर्ग के लोगों का रहा है। और चुनावी ट्रेंड की बात करें तो रायपुर उत्तर में 3 बार हुए चुनाव में 2 बार कांग्रेस को जीत मिली है। साल 2008 में रायपुर उत्तर विधानसभा अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में कांग्रेस के कुलदीप विधायक बने। इसके बाद 2013 में बीजेपी के श्रीचंद सुंदरानी, सिंधी देखिए सिंधी समुदाय का बड़ा रोल होता है। 2018 में दोबारा कांग्रेस यहाँ पर जीती थी। यहाँ के मुद्दे हैं रायपुर के उत्तर के व्यापारिक क्षेत्रों में लोगों की सुविधा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, बाजारों की खराब सड़कें, पार्किंग, कॉलोनीज में पार्क, सफाई से जुड़े मसले। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े विकास कार्यों का न होना भी एक मुद्दा है। इस वक्त रायपुर ग्रामीण के विधायक को अगर अब एक और सीट की बात करें तो वो रायपुर ग्रामीण है। इसके विधायक हैं कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा। कांग्रेस ने शर्मा के बेटे पंकज को प्रत्याशी बनाया। पंकज को विधायकी मिली तो पिता से विरासत में मिलेगी, क्योंकि उनकी पहचान सत्यनारायण शर्मा का बेटा होना ही है। दूसरी तरफ भाजपा ने मोतीलाल साहू को खड़ा किया। वोटर्स बता रहे हैं कि क्षेत्र में मोतीलाल साहू को तो कभी नहीं देखा। पंकज तो दिख भी जाते हैं। हालांकि मोतीलाल साहू की साहू समाज में अच्छी पकड़ है। रायपुर ग्रामीण के जातीय समीकरण से भाजपा को आस है, इसलिए इस इलाके का टिकट मोतीलाल के पास है। हवा का रुख अगर बात करें तो रायपुर ग्रामीण में हवा का रुख कांग्रेस की ओर दिखाई पड़ता है। ऐसे में भाजपा ने मोतीलाल जैसे नए चेहरे को यहां से चुनावी मैदान में उतारकर अपनी तकलीफ खुद बढ़ाई है। विरोध किस चीज का है? मोतीलाल साहू के साथ वो भीड़ नहीं चल रही जिसकी उम्मीद भाजपा कर रही थी। कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहे हैं। वहीं कुछ इलाकों में काम न हो पाने की वजह से पिता के खिलाफ नाराजगी का खमियाजा बेटे पंकज को भी झेलना पड़ सकता है। यहाँ जाति समीकरण आपको कुछ समझ में आ ही गए होंगे। रायपुर ग्रामीण इलाके में बिहार, यूपी से आए लोगों, तेली, कुर्मी, सतनामी वोटर्स का बड़ा दबदबा है। और ट्रेंड्स की बात करें तो रायपुर ग्रामीण विधानसभा साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नंदे साहू ने जीता। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा यहाँ से विधायक बने। इन्हीं के बेटे पंकज शर्मा को टिकट मिला। 2018 के विधानसभा चुनाव में फिर से सत्यनारायण ही जीते थे। रायपुर के ग्रामीण इलाकों में जमीन में बड़े अवैध कब्जे, नशे का कारोबार, हत्या, चाकूबाजी यानी अपराध की घटनाएं। बीर गांव इलाके में पीने के पानी, प्रदूषण, फैक्ट्री मालिकों की मनमानी, श्रमिकों की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा जो है, ये सारे मुद्दे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब जब इन सीटों की बात हो रही तो धरसीवा की भी बात कर लेते हैं। धरसीवा से मौजूदा विधायक कांग्रेस की अनीता शर्मा है। इस बार शर्मा का टिकट काटकर कांग्रेस ने सांसद रह चुकी छाया वर्मा को मैदान में उतारा है। उनके सामने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हीरो अनुज शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं। पद्मश्री भी हैं और बहुत यंग एज में इनको पद्मश्री मिला था। धरसीवा के वोटर के सामने फिल्मी हीरो का ग्लैमर है। दूसरी तरफ शहीद कांग्रेस नेता से जुड़ा सेंटीमेंट भी, इसी वजह से पिछली बार उनकी पत्नी अनीता को यहाँ के वोटर्स ने विधायक बनाया था। मगर इस बार दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी धरसीवा के नहीं हैं, इसलिए मतदाता ज़रा कन्फ्यूज़ भी है कि किसके साथ जाएं। तो हवा के रुख की बात करें तो यहाँ हवा का रुख भाजपा की ओर हो सकता है, क्योंकि अनुज शर्मा है, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग उनकी ज़बरदस्त है। यहाँ पर छत्तीसगढ़िया फिल्मों के स्टार हैं वो, और उनके फैंस जो हैं वो वोटर्स बन सकते हैं। फिल्मी सितारों को इसलिए उतारा जाता है। लेकिन विरोध की बात करें तो धरसीवा से विधायक रह चुके देवजी भाई पटेल ने टिकट ना मिलने के बाद भी यहाँ से नामांकन पत्र खरीद लिया है। टिकट बंटवारे से नाराज भाजपा के प्रत्याशी जो हैं अनुज शर्मा के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं। टिकट घोषित होने के बाद कुछ गाँव में अनुज शर्मा को बाहरी बताकर उनका पुतला तक जलाया गया। दूसरी ओर कांग्रेस की छाया वर्मा को स्थानीय नेताओं का बहुत अधिक साथ मिलता नहीं दिख रहा है।
यहाँ के समीकरणों की बात करें तो दरसीवा इलाके में साहू, देवांगन, सतनामी, कुर्मी समुदाय का दबदबा है, मगर सियासी तौर पर इस इलाके में ब्राह्मणों को अधिक सक्रिय देखा जाता है और अनुज शर्मा को उतारना ये भी एक वजह यहाँ पर मानी जा रही है, उनकी लोकप्रियता के अलावा उनका ब्राह्मण होना। दरसीवा सीट से साल 2003, 2008 और 2013 में भाजपा के उम्मीदवार देवजी भाई पटेल जीतते आए हैं, जो अभी नाराज़ हैं। ये पिछले कुछ सालों से भाजपा की सीट बनी हुई थी। पिछले यानी 2018 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का असर था और कांग्रेस की अनीता को जीत मिल गई थी। दरसीवा इलाके में अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर लोग परेशान हैं। शराब की अवैध बिक्री यहाँ बड़ा मसला है। यहाँ बड़ी तादाद में किसान भी रहते हैं। खाद बीज की समस्या भी अहम रहती है। अब आरंग की बात करते हैं। आरंग से मौजूदा विधायक कांग्रेस के शिव डहरिया हैं। रायपुर संभाग की एक लौती सीट है जहां से मंत्री भी हैं। शिव डहरिया ने आरंग में सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, लैंडस्केपिंग वगैरह की जो सुविधाएं दी हैं वो अब दिखती भी हैं। यहाँ पर आरंग के वोटर्स में डहरिया के कामों की चर्चा भी है। यहाँ इस बार भाजपा ने सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास के बेटे खुशवंत साहिब को प्रत्याशी बनाया। इसके पीछे की सोच सतनामी वर्ग को साधने की है। भाजपा के ही नेता वेदराम मनहरे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे चुनावी माहौल में टेंशन और वोटर्स का कन्फ्यूजन बढ़ गया। आरंग में हवा का रुख कांग्रेस की ओर ऐसे में दिखाई पड़ता है। भाजपा के खुशवंत साहिब बिल्कुल नया चेहरा है। कांग्रेस के डहरिया के क्षेत्र में किए कामों और सतनामी समाज को साधने में उनकी सफलता आरंग को कांग्रेस के लिए सेफ सीट बना रही है। विरोध किस चीज़ का है? भाजपा के प्रत्याशी खुशवंत साहिब को टिकट मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं ने प्रदेश कार्यालय जाकर घेराव किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ साहिब के साथ नहीं है। निर्दलीय वेदराम मनहरे भी अपने समाज के लोगों और भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को साधने में जुटे हैं। आरंग में 40% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 20% अनुसूचित जनजाति के, ओबीसी के 30 और सामान्य वर्ग के करीब 10% लोग हैं। आरंग सीट के वोटर हर बार अलग अलग दल को चुनते हैं। साल 2003 में भाजपा के संजय डीडी यहाँ से विधायक बने। 2008 में कांग्रेस के गुरु रुद्र कुमार जीते। 2013 में भाजपा के नवीन मार्कंडे को जीत मिली। 2018 में शिव डहरिया जीते और सरकार में मंत्री रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय पर्यटन स्थलों का विकास न होना, पानी की समस्या, बाजार की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जो हैं वो हावी हैं। अभनपुर सीट की बात करें तो मौजूदा विधायक धनेंद्र साहू हैं। वो 5 बार इस सीट को जीत चुके हैं। उनका कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने फिलहाल घर घर जाकर वोट मांगना शुरू नहीं किया है। भाजपा के नए प्रत्याशी इंद्र साहू गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभनपुर के वोटर्स ने बताया कि जैसी उम्मीद थी वैसा काम इस बार धनेंद्र साहू ने नहीं किया है। लोग आरंग से अभनपुर के विकास की तुलना कर रहे हैं। अब भाजपा के प्रत्याशी इंद्र साहू की ओर लोग देख रहे हैं। इस वजह से अभनपुर में सब कुछ साफ साफ नहीं है। हवा का रुख अगर देखें यहाँ पर तो कांटे की टक्कर जो है वो दिख रही है। 5 बार के कांग्रेसी विधायक को बदलने की चर्चा है, क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इंद्र साहू को वैसा समर्थन अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहा था जिसकी उम्मीद थी। इस इलाके के सीनियर भाजपा नेता पूर्व विधायक चंद्रशेखर साहू भी खुद को इंद्र साहू के साथ खड़ा नहीं दिखा पाए हैं। मौजूदा विधायक चंद्रशेखर साहू से 5 साल का हिसाब पूछने के मूड में जनता उनके इंतजार में है। अभनपुर सीट अनारक्षित सीट है, बावजूद इसके यहाँ से एक बार भी किसी सामान्य वर्ग के नेता को बड़े सियासी दलों ने टिकट नहीं दिया। हर बार यहाँ से विधायक साहू कम्युनिटी से ही आया, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का विधायक हो, साहू वर्ग का ही नेता बनता है। इसलिए सामाजिक पकड़ रखने वाले इंद्र को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर चुनाव पिछले कुछ दशकों से देखा जाए तो चंद्रशेखर साहू और कांग्रेस के धनेंद्र साहू के बीच ही लड़ा जाता रहा है। 1993, 98, 2003, 2013, 2018 में धनेंद्र साहू अभनपुर से विधायक बनते रहे। 1985, 90 और 2008 में भाजपा के चंद्रशेखर साहू को जनता ने विधायक बनाया था। हाईवे के हैवी ट्रैफिक से लोग परेशान हैं। अभनपुर के कुछ इलाकों में साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, बड़ा मसला है। किसानों को सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं मिल पाना, ये भी चुनावी मुद्दा है। तो यहाँ के ये देखिए, आप रायपुर से आपको बहुत ज़्यादातर सीटों के बारे में अंदाज़ा लग जाता है कि किस सीट पर क्या समीकरण। फिर भी मैं एक बात कह दूँ, दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़मीन पर टीमें जाती हैं, वहाँ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती हैं, लोगों के बीच ये मुद्दे गरमाए रहते हैं। फिर भी जब चुनाव होते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि किसकी सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्थानीय चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार बड़े चेहरों पर, जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इतना लोकप्रिय रहा कि कई ऐसे लोग जिनको शायद जनता नहीं भी जानती थी अपने अपने क्षेत्रों में, वो भी जीत कर आए, क्योंकि वो मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे। यहाँ पर भी भूपेश बघेल का जलवा कितना चलता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट चेहरा सामने नहीं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जैसे बीजेपी रखकर लड़ रही है, डबल इंजन की बात कर रही है, उसका तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो हवा के रुख को कभी भी बदल सकता है।